नमस्ते। आज हाम्रा माझमा एक यस्ता पर्सनालिटी व्यक्तित्व आउनुभएका छन्। उनले आफ्नो जीवनको एउटा सिम्पल सादा आदर्श के मानेका छन् भनेदेखि बी द बेस्ट टिचर within your classroom if you want to be a best teacher. But beyond classroom, be a best student only. Then only you will be the best teacher. आफ्नो एउटा फिक्सन नोभेलमा त्यसको चर्चा पनि गर्नुभएका छन्। उनी हुनुहुन्छ सरदार प्रमोद पाण्डे हेरम्बज्यू। कथा कहानी अनेक आएका छन्। पाठ्यक्रमसँग जोडिएका हेल्प बुकहरू धेरै आएका छन्। उनका फिक्सन नोभल त्यो पनि अंग्रेजीमा लस्ट लभ को नामले लगभग 5 वर्ष अगाडि प्रकाशित भएको थियो र हालसालै एउटा महाकाव्य प्रकाशित गरेका छन्। उनीसँग आज हामीहरू कुरा गर्छौं। केही कुराहरू साहित्यको विषयमा, केही कुरा शिक्षाको विषयमा, केही कुरा उनका निजी संघर्षको विषयमा। स्वागत है प्रमोद पाण्डे हेरम्ब सर आज गणेश लाट के इस पॉडकास्ट स्टूडियो में। नमस्कार सर, धन्यवाद। आपके जैसे इतने बड़े साहित्य के व्यक्तित्व के सामने आज मैं बैठा हूँ। कभी कभी तो मुझे लग रहा है कि शायद कुछ ऐसा मत आप पूछ दे कि मुझे समस्या आ जाए। इसलिए कोशिश करूंगा कि आपके जैसे व्यक्तित्व के सामने बैठकर भी शायद मैं कुछ अपना बता सकूं। इसके लिए मैं बड़भागी होऊंगा। कुछ नहीं है, लोगों को गलत फहमी है। हम बड़े ही कॉमन आदमी हैं। आज कॉमन ही बात करते हैं। चलिए ठीक। आप शिक्षण पेशा में लगे, कैसे लगे? और शिक्षण पेशा में लगे हुए ही दौरान में आप साहित्य के तरफ में भी झुकते चले गए। फिर रोजी रोटी के सवाल में आप, मैं जैसा समझता हूँ, जानता हूँ, आपका लेखन से भी काफी कुछ रॉयल्टी वगैरह आ जाता है। और मैं अनुमान करता हूँ आपका पैतृक जो भी रहा होगा पेशा, खेती पाती ही रहा होगा। ये इतना बड़ा चेंज, डाइवर्सिफिकेशन कैसे होता चला गया? जी, मैं वास्तव में जो आपने अंदाज से ही मेरा हो सकता है या जानते हो, मैं नहीं जानता लेकिन जो आपने मेरा खाका खींचा वो 100% सही निकला। मैं किसान परिवार से ही संबंध रखता हूँ। एक किसान का बेटा हूँ। कृषि कार्य में भी कुछ अपने विद्यार्थी काल में भी मैं सक्रिय रहा। ओके। खेतों में भी हम लोग जाते थे। बिया काटने का काम होता था, वो भी कभी कभार थोड़ा सा मैंने एक निश्चित रूप से करना है ऐसे नहीं, बाकी जाना लोग लगे हुए हैं तो हम लोग भी उसको कर डालते थे। मजा आता था बचपन में। और लोगों के लिए खाना नाश्ता लेकर के पहुंचना, वहां पर पंख में घुस जाना, कुछ अपने भी करते रहना, बड़ा मजा आता था। भले ही उसके लिए बीमार हो जाना पड़ता था, दवाइयां लेनी पड़ती थी, बड़ा मजा आता था। और उसके बाद से पढ़ाई का क्रम जारी रहा। बचपन में मैं पढ़ने में बहुत उत्तम विद्यार्थी नहीं था सर। शरारती थे? शरारती विद्यार्थी था मैं, और शरारत ज्यादा करना, पढ़ना कम। मैट्रिकुलेशन में नंबर भी मैं यहाँ 7 कक्षा तक नेपाल में मैंने पढ़ाई किया। उसके बाद हम लोग, मैं अब कैसा विद्यार्थी था कि कुछ साथी लोग कहने लगे कि नेपाल में इतना टाइट एग्जाम होता है कि तू पास नहीं कर पाएगा। वाह, क्या रेपुटेशन बनाया। हम इतना डर गए कि हम डर करके ही इंडिया में चले गए। हालांकि एक ये कारण था, एक दूसरा भी कारण था। दूसरा कारण ये था कि नेपाल टू नेपाल मेरा जो हाई स्कूल था वो 7 किलोमीटर पड़ता था। माय गॉड। और नेपाल टू इंडिया जो मेरा हाई स्कूल था वो 3 किलोमीटर का होता था। गांव कौन सा था? मधोवल, ये विंध्यवासिनी देख रहे हैं विंध्यवासिनी जी, उसी में मेरा मधोवल गांव हुआ। मतलब कि हम लोग बॉर्डर पर हैं, बॉर्डर से दौड़ गए कि चले गए। मैंने अब ऐसे यूं शब्दों में, कौन सा गांव? बॉर्डर वही मधोवल है, मधोवल गांव का नाम हुआ, वही मधोवल गांव मेरा। और बॉर्डर का गांव हुआ मुसहरवा भेलाई। हाँ, भेलाई जी। तो भेलाई में हाई स्कूल होता था, नथुनी दुर्गा उच्च विद्यालय, जहां से मैंने पढ़ाई किया। और विद्यालय भी भवन से तो ऐसा विद्यालय था कि हमारे शिक्षक लोग कहते थे कि बेटा
पीठ सटा के मत बैठना दीवार के पास, नहीं तो कहीं करे तुम्हारा स्वागत। क्या बात है, महान टीचर थे। हाँ? तो हम लोगों का जो बेंच होता था उसको थोड़ा सा हटा के रखा जाता था, विद्यार्थी है कहीं सट गया, कुछ घटना हो गई तो क्या होगा। और आज जो अभी आपने कहा कि मैंने इंग्लिश में ये लिखा वो लिखा, तो मुझे वह बचपन अपना याद है जब मेरे गुरुजी होते थे विश्वनाथ कुंवर जी, और मैं उनके क्लास से भाग जाता था इसलिए कि अंग्रेजी मुझे बहुत कम आती थी। मैथ से तो सबसे ज्यादा भागता था, लेकिन दूसरा मेरा नंबर था इंग्लिश का जिससे मैं भागता था। बड़ा प्रेम होता था मुझे हिंदी से। हिंदी से मैं बचपन से ही बहुत प्रेम करता था, पढ़ता था हिंदी को। मैंने कुछ और भी, अब जैसे पढ़ने के बाद कुछ लोग सोचते हैं कि मैट्रिकुलेशन का एग्जाम दिए कुछ करेंगे, कुछ नया तैयारी करेंगे, कोई ब्रिज कोर्स ज्वाइन करेंगे। तो मेरे नाना जी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, तो उन्होंने मुझे पकड़ के जबरदस्ती पढ़ाना शुरू किया संस्कृत। आपका वो भी चॉइस नहीं था? नहीं था, बिना चॉइस मैंने संस्कृत पढ़ा कुछ दिन। रामायण रामचरितमानस वो रोज पढ़ते थे, तो वो शांगो पांग उसका एक एक शब्द का अर्थ कहकर मुझे समझाने लगे। आज मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि उनके चलते मेरे शब्द अच्छे हो गए। तो उस समय तो टॉर्चर समझ में, बहुत टॉर्चर समझ में आता था, बहुत टॉर्चर। मुझे लगता था कि इन्होंने मुझे क्यों इस तरह से दबाव देके पढ़ाया, लेकिन आज मुझे खुशी होती है कि वह मेरे अपने विषय वस्तु में 4 चांद लगा देता है सर। क्या बात। तो आप स्कूल में जो पढ़ाते हो आप, तो इंग्लिश सब्जेक्ट है मैं सुना हूँ जी, और भी कोई सब्जेक्ट? जी, क्लास कक्षा शिक्षण में इंग्लिश ही मेरा मुख्य सब्जेक्ट है। अब बीच बीच में कभी कभी कोई प्रॉब्लम हो जाता था, तो यहाँ पर मैं किसी विद्यालय में गया, वहाँ कोई अब हिंदी के टीचर नहीं है, यहाँ कुछ सीबीएसई क्लासेस भी चलते हैं, तो फॉर द टाइम भी उनको भी मैं देख लेता था, विजिटिंग टीचर के रूप में। वैसे सोशल स्टडीज का भी प्रॉब्लम आया तो बैचलर तक मेरा सोशल स्टडीज हुआ करता था, हिस्ट्री और खासतौर से पॉलिटिकल साइंस, तो उसको मैं देख लेता था, मुझे समस्या नहीं होती थी। इस तरह से अन्य विषयों पर भी कुछ कुछ कभी कभी, मगर मेरा मुख्य विषय इंग्लिश ही रहा। अच्छा, हमको जहां तक बताया जाता है भोजपुरी में भी आपका उतना ही प्रेम है जैसे एक माँ के साथ में होता है। तो आपने अभी जो महाकाव्य लिखा है रामायण या गीता, सो फार आई नो, वो भी ठेठ भोजपुरी में, वो भी छंदबद्ध काव्यात्मक ढंग से पूरा लिखा आपने। क्या है वो, बताया जाए? जी, उसमें भोजपुरी मेरी मातृभाषा ही है। हाँ। पढ़ाई की भाषा जो भी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे नेपाली हो, मगर मातृभाषा भोजपुरी ही है। और स्वाभाविक बात है कि अपनी मातृभाषा जितना साफ सुथरा व्यक्ति बोल सकता है, भले ही व्याकरण के दृष्टिकोण से वो कमजोर हो, मगर जितना फ्लुएंट बोलता है उसको, एकदम फ्लोलेस, धड़धड़ा कर जो बोल सकता है, वह दूसरी भाषाओं को वह नहीं बोल सकता है। तो मेरे साथ भी यही बात थी। और मैं जब सबसे पहले मैंने अंग्रेजी का ही वो उपन्यास जो आपने कहा लॉस्ट लव को भी दिखा देता हूँ। धन्यवाद सर, आपने रखा अपने पास, इसके लिए और धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उसमें इसको लिखने के बाद कुछ भोजपुरी के विद्वान लोगों से जब हम लोग बैठते थे, तो उन्होंने कहा कि आप भोजपुरी में कलम क्यों नहीं चलाते, भोजपुरी में कलम चलाइए। तो मैं हिंदी में तो मैं 9th क्लास से ही लिखता हूँ। इंग्लिश में मैंने एक किताब के रूप में उपन्यास लिख दिया, लेकिन भोजपुरी में भी कुछ लिखूं तो क्या लिखूं, विचार करते गया। तो ईश्वर कृपा, एक दिन मेरे मन में आया कि मैं गीता को सरल भाषा में, जैसे वो संस्कृत में है मद भागवत गीता, उस मद भागवत गीता को मैं अगर भोजपुरी में बना दूं तो कैसा रहेगा, वो भी छंदबद्ध। हाँ, छंदबद्ध की भी बात बाद में आई, क्योंकि मैं सामान्य कविता में लिख रहा था। तो एक मेरे मित्र मिले तो वो बोले कि इसको अगर छंद में आप लिखते हैं तो ज्यादा मजा आएगा। तो मुझे भी ऐसा भान हुआ। फिर ये छंद में इतना चीज, छंद को ट्रांसलेट करना, वो 700 श्लोक जो हैं उसमें, मान लीजिए 700 वे श्लोक तो हैं ही, कुछ अपने भाव भी उसमें देने पड़ेंगे।
उस वहां के मिलाना भाव है। को मिलाने के लिए कि ये मिलाना है। बात, ये यहाँ यही बात है, उसके लिए भी मुझे कुछ अलग से बनाने पड़ेंगे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, कोशिश करूंगा। लिखना शुरू किया, लेकिन मैं 5 बार असफल हुआ। 5 बार असफल। लिखते लिखते कहीं छंद में कुछ बिगड़ जाता था, कहीं कुछ हो जाता था, कहीं कुछ हो जाता था। तो आप शायद अभी देखें कि नहीं, शायद विमोचन अभी नहीं होने से भी, लेकिन नहीं देख पाए हैं आप। तो उसमें मैंने क्या किया कि छंद बनाने के क्रम में मेहनत जब करना शुरू किया, तो विफलता आने के बाद रात में सपने आए। अरे वाह! और उस सपने में मुझे लगता था कि कोई आके ट्यूशन पढ़ा रहा है। ऐसे लिख दो ना, ऐसे लिख दो ना। 5 बार के फेल्योर के बाद, मतलब हमको अनुमान करते हैं 5वें बार में आप डिप्रेशन में आ गए होंगे। आ गए थे पूर्ण रूप से, कि लोग कुछ जान भी गए कि मैं ये लिख रहा हूं, मैं नहीं लिख पा रहा हूं, तो समाज से मैं क्या कह पाऊंगा, या तो यही कहना पड़ेगा कि मैं नहीं कर पाया, तो फिर मेरी विफलता होगी। ईश्वर ने सुन लिया होगा शायद। तो एक गौरैया का मेरे घर के पंखा के ऊपर आके बैठना, और रात में सपना देखना, तो और सपना में जो मुझे बताया जाता था उसको मैंने लिखना शुरू किया। सेकेंड डे कि रात को उठ के? रात को नहीं, दूसरे दिन। सपना के दूसरे दिन जब मैंने सवेरे नहा धो के भगवान को प्रणाम किया कि अब आप ही सफलता की तरफ ले जाएंगे, अब आप ही मेरे कर्णधार हैं, मैंने लिखना शुरू किया तो फटाफट बनने शुरू हो गए। अच्छा, नहाते धोते खाते खाते कोई आइडिया आया कि नहीं? उसमें तो आ ही जाते हैं कुछ, खास तौर से सबसे ज्यादा आइडिया तो आते हैं जब हम लोग टॉयलेट में जाके बैठते हैं। शायद अब मैंने अनुभव किया है, सुकून वाला जगह वही सबसे शांत जगह वह होता है जिसमें विस्मृति जो होता है, स्मृति जो होती है बहुत तेज हो जाती है। हर बातें उस समय याद आती हैं। मैंने अपना जो अनुभव किया है वहां से भी, अब बताइए, ये तो अब दैविक चीज है, वहां से इसको नहीं ही जोड़ना चाहिए। ऐसा कोई अंश दोहा का जी जो बड़ा कठिन था और आपने पार पा लिया, याद है तो सुनाया जाए? जी 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 जरूर। उसमें मैंने सबसे भारी चीज तो ये हुआ, मैं संस्कृत का बहुत बड़ा जानकार नहीं हूं, मगर मैंने संस्कृत में स्तुति लिख डाला, वो भी छंद में। तो उस छंद में मैंने लिखा, उसका 2 लाइन पहले वो संस्कृत वाला ही सुना देता हूं। उसमें मैंने लिखा तो वो है कि वो त्रोटक छंद में मैंने लिखा, नयनम चपला नवनीत मुखम अलकह लटकंपित पाद चलम वदनम श्रवणम अधरम कमलम इशिका शमनम पलकम कजलम। ये पहला मेरा 2 लाइन का। इसका मीनिंग भी बता। इसका अर्थ हुआ कि श्री कृष्ण भगवान के बाल्यकाल का वर्णन इसमें है। नयनम चपला, अर्थात उनके आंख जो हैं वो बिजली के समान है। चपला बिजली को बोलते हैं, कि बिजली जैसे चमकती है वैसे उनकी आंखों में चमक दिखाई देता था। नवनीत मुखम, मुंह में नवनीत लगा के रहते थे। अलकह लट कंपित पाद चलम, अलकह अर्थात केस, केस में लट बन गया था, जटा जैसा हो गया था। और कंपित पाद चलम, कंपित चरण से वो चल रहे हैं, जो बच्चे करते हैं, बच्चे जैसे चलते हैं। अलकह लट कंपित पाद चलम वदनम श्रवणम अधरम कमलम। वदन मने मुख, अधर मने ओठ, श्रवण मने कान। ये तीनों कमल के फूल के समान है। अधरम कमलम, श्रवणम कमलम, इशिका समरम पलकम कजलम। इशिका कहा जाता है कीचड़ को, आंख से जो कीचड़ निकलता है उसको इशिका कहते हैं संस्कृत में। तो इशिका शमनम मने नाश करने वाला, तो उस कीचड़ को नाश करने वाला काजल होता है जो उनकी माँ उनके आंखों में लगा देती है ताकि बच्चे को कीचड़ नहीं निकले। ये मैंने एक स्तुति भाव से उनको ये समर्पित किया। इसके बाद भी और हैं लाइन, लेकिन 2 लाइन मैंने ऊपर का कह दिया। नीचे वाला में मैंने अपना तखल्लुस भी, जिसको हम लोग उर्दू में बोलते हैं, सुरराज समम
पूरा याद नहीं आ रहा है ऐसे। कोई बात हाँ, उसमें अपना नाम दे करके मैंने उसको लिखा है। नहीं। भोजपुरी में जो आपने लिखा है ये गीता, उसका कोई श्लोक ध्यान में है? जी, सुनाया जाए। उसमें शुरुआत जो मैंने किया, तो शुरुआत की ही बात बताता हूं। जब रथ लेकर के जाते हैं, उस रथ को लेकर के जब कृष्ण जाते हैं, तो अर्जुन कहते हैं कि भाई ये कौन कौन है, थोड़ा हम देखें। तो उस क्रम में मैं याद नहीं है इसलिए थोड़ा सहारा ले लेता हूँ इधर का। संजय नृप से पूछ लें धर्म स्थल कुरुक्षेत्र, सकल युधेक्षु बावले करत का बाय सुनेत्र। ठीक है, क्या क्या कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद वो जवाब देते हैं कि आपका जेठा पुत्र अब उसमें है, कुरुक्षेत्र सब पूगलें धर्मस्थल कुरुक्षेत्र, सकल युधेक्षु देख के कह का कनत करत सुनेत्र। संजय नृप से बोल लें कैसन सबकर हाल, संजय नृप से बोल लें सुनली विनय हमार, विपक्षी चमु देख लें बड़का तनय तहार। देखे गई बने दोनों ओर के करता रहे। तब दोहा में, ये तो दोहा में हमने किया, और उसके बाद चौपाई में अब वो देख करके अपने उनसे बताते हैं कि कौन कौन है लड़ाई में आए हुए लोग। तो उसको मैंने लिखा है चौपाई में, धृष्ट दुम्न हवन तव चेला, व्यूह बनौलन कैलन खेला, सब लोग हउए धनुषधारी, अस्त्र शस्त्र हाथन में भारी, कह विराट सात्यकी महारथी, रिपुदल द्रुपद धृष्ट केतु मथी, कुंती भोज चकितान जाना, काशीराज पुरजित बलवाना। ये उस छंद में मैंने लिखा, क्या कहते हैं, दोहा और चौपाई में। और एक और छंद मैंने डाला उसको, फिर उसके आगे के बात को सुना दूं। अर्जुन कहल ने जब, दूसरे छंद में, अर्जुन कहल ने जब बढ़वल रथ, तब दुनु से न बीच भाग रथ मंडरावेले, भीष्म द्रोणाचार्य जारी पहुंच गईले हरि, भीष्म द्रोणाचार्य जारी पहुंच गईले हरि, चक्रपाद बीच भाग राखी जुट जायले, आगा नृप सहचर कृष्ण पार्थ रथ पर, आगा नृप सहचर कृष्ण पार्थ रथ पर, बैठल बैठल सब का के देखले। ये दो चार शब्द उसका मैंने। आप हिंदी में भी दखल रखते हैं, नेपाली तो आपका हो ही गया, इंग्लिश के टीचर ही हैं, आप नोवेल ही लिख डाले हैं, संस्कृत तो आपके नाना जी की कृपा बता रहे हैं हो गया, भोजपुरी मातृभाषा है। ये झालमेल कैसे फरिया पाते हैं? इसमें हिंदी में भी बात कर रहे हैं हम लोग। जी, इसमें वही कहा जाता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सुन कर ज्यादा याद होती हैं। अच्छा, जैसे या कहीं बच्चे थे, पढ़ने आए थे हमारे यहाँ गांव में, इतना मेरे को अच्छा से वो जानते थे कि मेरे गांव में पढ़ने आ जाते थे, और वहां पर मैं पढ़ा के जैसे ही निकला, तो निकलने के समय मैंने कहा कि जाओ बच्चों अब छुट्टी हो गया। मेरे मामा जी सामने बैठे थे, बोले मास्टर साहब इधर सुनिए। हो गया क्लास शुरू कर दिए वो कि छुट्टी हो गया कि छुट्टी हो गई। हम लोग जानते हैं कि छुट्टी हो गई, लेकिन बोलने के क्रम में बोल दिए छुट्टी हो गया, मामा जी पकड़ लिए तुरंत। तो उससे क्या हुआ कि सुधार होते चला गया। कभी कभी एक चीज और मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो मैंने कहीं पढ़ा नहीं, उनके मुंह से सुना। जब मैं कोई गलती करता था तो वो मुझे संस्कृत में समझाते थे। अच्छा जी, संस्कृत में समझाते थे, और क्या समझाते थे सो बड़ा मजाकिया विषय भी है। दंड कैसे क्या करना है, तो उसके लिए वो बोलते थे कनष्टिका मुष्टिका चैव तमंचना मुख भंजना, चरण दासी सी समध्ये भवेत बालक सुलक्षणा। और ये सुन कर मैं अपना लक्षण सुधारना शुरू किया कि ये सही बोल रहे हैं। अच्छा, प्राचीन संस्कृत जी, जैसा कि हम सुनते हैं,
और अब प्राचीन बोल दें, आधुनिक बोल दें, वर्तमान बोल दें, जो भी बोल दें, आज के समय जी कुछ चेंजेस है क्या? सुनते थे पहले शब्द बड़े कम होते थे, जी तो कम शब्द में बहुत कुछ बताना होता था, एक ही शब्द का कई मीनिंग भी होता था, जी तो शब्द भी विस्तारित हुए। और आज के दिन में संस्कृत तो मोटा मोटी लोप होने की स्थिति में है। जी क्या है आपकी जी प्रतिक्रिया? संस्कृत पर मैं चूंकि मेरे संस्कृत में लिखने का भी कारण है, मैं जानता नहीं हूँ फिर भी लिखता हूँ। इस कारण लिखता हूँ कि जो संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान मैंने देखे, वे लोग बहुत बड़े विद्वान हैं लेकिन संस्कृत में नहीं लिखते हैं। कारण इसका मुझे जो लगता है, कहीं कवि सम्मेलन होगा, संस्कृत को सुनने वाले लोग नहीं मिलेंगे। अब वो बेचारे अगर बनाते हैं कुछ और वो कहीं स्टेज पर पढ़ने जाते हैं, सुनने वाला उसको समझे ही नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वे भी सोचते हैं कि क्यों मैं उस पर कुछ लिखूं, उसके बदले मैं स्थानीय भाषाओं में ही लिखूं। लेकिन मैंने एक सोच अलग निकाला। अभी मैं एक मुहिम पर भी हूँ, मैं बहुत सारे संस्कृत शिक्षकों से मिला हूँ, उनसे मेरी बात हुई है। मैंने कहा देखिए, छिद्रान्वेषी मत बनिए आप। वेशी का अर्थ हुआ कि छोटी छोटी बातों में गलती खोजते रहने की जो आपकी कला है, उस कला से आप दूर रहिए। तो ये छिद्रान्वेषी आप बनिएगा तो निश्चित रूप से आपकी भाषा कोई नहीं पढ़ेगा। मैं एक अंग्रेजी का शिक्षक हूँ। अंग्रेजी में देखिए कितना बड़ा चेंजेस, कितना चेंज आया है। टेक मी होम बोलने लग गया लोग। जैसे बोल लीजिए आप भाषा का अर्थ ही होता है कि जो बोला कोई व्यक्ति और उसको सामने वाला समझ लिया, वह भाषा है। व्याकरण तो उसकी शुद्धता का एक परिमाप है, परिमापन का एक यंत्र है वो। लेकिन बोलना एक अलग चीज है, लिखना अलग चीज है। ठीक है, आप छिद्रान्वेषी बन रहे हैं तो लिखित में बनिए ना, लिखित कोई कर रहा है उसमें आप बनिए, वहां शुद्धता की आवश्यकता है। लेकिन कोई व्यक्ति संस्कृत नहीं बोल रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? एक मैं बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान से मिला, मुझे बड़ी इच्छा होती थी कि मैं भी संस्कृत में कुछ सीखूं, सीखने का बहुत प्रयास करता था। एक से मिला तो वो मुझे रास्ते में भी कुछ सिखा देते थे। एक पंडित जी मिले, बहुत बड़े विद्वान पंडित थे, सिकटा हाई स्कूल के संस्कृत के शिक्षक थे। तो उनके गांव में मेरे बहन की शादी हुई थी। रास्ते में वो मिल गए तो मैं उनके साथ पैदल चलना शुरू किया। साइकिल है मेरे पास, उस समय मैं साइकिल चलता था। साइकिल से वो पैदल है, मैं साइकिल डुगरा के उनके साथ चल रहा हूँ, डगराते हुए जा रहा हूँ, उनसे पूछ रहा हूँ, तो वो तंग हो गए मेरे से। और तंग होकर के क्या बोलते हैं कि हम राह चलते हुए संस्कृत में बात और संस्कृत ये सब शिक्षा की बातें नहीं करते। मेरे से तो बड़े विद्वान, बड़े बड़े थे, बहुत बड़े थे, बहुत बड़े विद्वान थे, मगर रोकते रोकते मेरे मुंह से भी कुछ बात आ ही गई। मैंने बहुत रोका, मैंने प्रणाम किया। देखिए, मेरे बातों को आप गलत मत मानिएगा, आप मेरे से बहुत श्रेष्ठ हैं, लेकिन एक बात देखिए कि संस्कृत को मारने में आप ही लोगों का हाथ है। यही शब्द मेरे मुंह से निकल गया। मुंह से नहीं निकला, ये नाभि से निकला। तो मैंने कह दिया और गुस्सा हो गए। मैंने कहा देखिए, गुस्सा है तो आप मुझको पीट लीजिए, आप मेरे से बड़े हैं, मैं आपका विद्यार्थी के जैसा हूँ, जैसा क्या हूँ, आप मेरे से उम्रदार विद्यार्थी आपके होंगे। मैं भी अंग्रेजी विषय का शिक्षक हूँ, लेकिन इस रास्ते में भी मुझसे कोई पूछ ले कोई विषय वस्तु तो मैं वहीं बता दूंगा, कारण कि उसको न टाइम है मेरे साथ मेरे घर आने का, पूछने का न कुछ। जहां भी सिखाइए, आप ही लोग न पढ़ाते हैं कि कण कण में भगवान है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, फिर कुछ माने ही नहीं। इतना कहने के बाद भी नहीं माने। आपको याद होगा अष्टावक्र गीता, हम कुछ पढ़े, सारा तो नहीं पढ़ पाए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोहाड़ महाराज का उसमें प्रसंग है, अष्टावक्र जी माँ के पेट में ही थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, आवाज आया आपका उच्चारण गलत है, श्राप मिल गया उनको। तो उस समय उच्चारण को इतना महत्व देते थे। अभी तो हम लोग जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग सारा झालमेल कर रहे, तो उच्चारण तो दूर दूर का बात है, और स्लैंग्स इतना यूज करते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, नेपाली में, भोजपुरी में। संस्कृत तो चर्चा का विषय जबरदस्ती बना रहे हैं, कोई बात ही नहीं करता। हिंदी भी लोप होने की स्थिति में आ रहा है नए जनरेशन। चूंकि हम इंग्लिश के टीचर हैं, बहुत बखूबी समझ रहे होंगे। मैं भी नेपाली में कोई किताब लिख देता हूँ तो पाठक नहीं मिलते, ठीक है। तो
आपका क्या अनुभव है ये सारे चीज में? जी, इसमें मेरा भी अनुभव वही है जो आपने अनुभव किया है। उसमें सबसे भारी कमी क्या है, जो शब्द मैंने कहा छिद्रानवेशी। आप कुछ लिखते हैं तो उसके आलोचक ज्यादा मिलते हैं, प्रशंसक कम मिलते हैं। सर्जरी करने लगता है। सर्जरी करेंगे, आपका 10% भी कहीं कुछ चीज भाव या जो हो शब्द ही गलत हो जाए, लिखाई है। और इवन होमर नोट्स एक इंग्लिश में कहावत है, बड़े बड़े लोगों से भी गलती होती है, तो वो तो स्वाभाविक बात है, हम लोग अपने ही लिखते हैं और पढ़ने के बाद फिर पाते हैं कि यहाँ मैंने गलत किया है, तो दूसरा पाठक तो और ज्यादा उसको नजर से देखेगा। लेकिन उस पर अपने काम नहीं करके वे दूसरों का केवल दोष निकालना शुरू करते हैं। और उनके दिमाग में ये है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, तो मैं तो प्रणाम करता हूँ, यहाँ विद्वान रही, मैं नजदीक से प्रणाम करता हूँ, मैं नजदीक से प्रणाम करता हूँ। आज भी मेरा एक चीज है कि जो अपने को बहुत ज्यादा विद्वान समझते हैं, नहीं भी समझते हैं, भाई मैं तो विद्यार्थी हूं, मैं सीख रहा हूं, हो सकता है कि मेरा लिखा हुआ किसी को पसंद आ गया हो, नहीं तो मैं तो उतना बड़ा लेखक भी नहीं हूं, उतना बड़ा विद्वान भी नहीं हूं, मगर कुछ लोग हैं। कैसे नापते हैं बड़ा छोटा, हमको भी सीखना। अब मैं बड़ा छोटा इससे नाप लेता हूं कि कुछ ऐसे विद्वान मिलेंगे, हमसे तो मिले हैं, अब आपसे मिले ना मिले, कि वे अपनी ही बातों को प्राथमिकता देंगे, आपका सुनेंगे तक नहीं। जबकि इस सिलसिले में कहा गया है कि यदि आप एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हो तो आपको सबसे अच्छा श्रोता बनना चाहिए। इस पुस्तक में भी है इसके बाद जी, जब तक आप सुनेंगे नहीं, बोलेंगे क्या? तो मैंने इसीलिए लिखा भी है उसमें कि आप अगर कुछ बहुत बढ़िया वक्ता बनना चाहते हैं तो आप एक अच्छा श्रोता बनिए। पहले सामने वाला क्या कह रहा है उसको सुनिएगा, तब ना उस पर कुछ अपना तर्क रखिएगा। तो अभी वैसा चीज नहीं है, नहीं देखने को मिलता है। अभी कुछ लोग स्वघोषित विद्वान हैं, आप वीरगंज में ही देखे होंगे, तो हम लोग तो प्रणाम करते हैं उनको, अग्र आसन दे देते हैं, भाई बैठिए आप, हम जितना पीछे रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। चलिए उनका बात, हम लोग अपना समय क्यों नष्ट करें, अपना बात करते हैं। जी, आपका क्या अभी नया लेखन कहाँ जा रहा है? जी, नया चीज लिख रहा हूँ, नया चीज में हिंदी में लिख रहा हूँ। वाह। एक प्लानिंग है मेरा कि मैं एक दोहा की पुस्तक लिखूं जिसमें 1000 दोहे हों, जिसमें से कंटेंट किस विषय पे होगा? अलग अलग, किसी दोहा से कोई संबंध नहीं है किसी का, साफ स्वच्छंद है एक दूसरे से वे। और उसमें ज्ञान की बातें, और दूसरा कि विद्यार्थी को पढ़ने के लिए जैसे अनेकार्थी शब्द होते हैं, तो उन अनेकार्थी शब्दों को एक साथ जोड़कर कुछ दोहा मैंने लिख के तैयार किया है। तो अब ये बताइए, ये जो दोहा लिखे किस भाषा में? हिंदी में। हिंदी में। जी, हिंदी में जी। तो इसके थोड़े से रीडर अभी भी हैं जी। इंग्लिश में और कुछ लिखने का मूड नहीं जम रहा? जी, इंग्लिश में तो अब मूड बहुत ज्यादा है लिखने का, लेकिन एक जैसे आपने कहा कि मैं जो प्रोफेशनल किताब लिखा हूं जिसको विद्यार्थी अनिवार्य रूप से पढ़ते हैं, तो वो कुछ देता है। कुछ देता है और ये लेखनी कुछ लेता है। तो कुछ लेने वाला तो ठीक है, वो अय्यासी हो गया, देने वाले में आपका शिक्षण हो गया, पुस्तक का रॉयल्टी, और क्या है आपको कहाँ से कमाई होती है? उसमें रॉयल्टी ही बहुत अच्छा मिल जाता है मुझको। जैसे किताब रॉयल्टी का तो अर्थ ही हुआ किताब बहुत ज्यादा अगर चल रहा है कि अपना कमाई का साधन इधर है, और फिर भी वो तो मैंने कहा, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में 1-2 कहानियां भी मैंने लिखी है, अंग्रेजी में भी कहानी संग्रह लिखने का विचार है। लेकिन एक समस्या कहा, वही मैं अधूरा छोड़ दिया था उसको, क्यों मैंने कहा कि देता है और देता है, अब देने वाले पर ध्यान ज्यादा हो जाता है, स्वाभाविक है। तो इसलिए अब मेरे पब्लिकेशन से, जैसे आज ही आपके यहाँ आने के पहले पब्लिकेशन का फोन आया कि सर किस किस क्लास का किताब रिवाइज हो गया, भेज दीजिए ना, प्रेस में भेजने का टाइम आ गया है। मैंने कहा देखिए अभी तो मैं कमर दर्द से थोड़ा परेशान हूँ, झूठ मैंने बोला, अब तो ये सुनेंगे वो लोग, तो झूठ, हालांकि कंप्लीट झूठ भी नहीं है, मैं कमर दर्द से परेशान हूँ, लेकिन इतना आपको इतना करती है, थोड़ा सा बढ़ा
चाहिए। तो उसमें क्या हुआ कि लिखना है, लिख भी रहा हूं, तो पहले मैं उसको कंप्लीट करूं जहां से 2 रुपया मुझे आना है। अब इस पर ज्यादा ध्यान देता हूं तो उधर से आना बंद हो जाएगा। हम लोग बड़े घराने के हैं नहीं, छोटे किसान के लड़के हैं, तो किसानी से जो आमदनी है वो खाने पीने का काम चला देता है। उसमें कोई बेच करके बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी रख के करना है वैसा कुछ है नहीं। खाने पीने का खैर काम वहां से चल जाता है अपना। बाकी का तो चाहिए, तो उसके लिए वो पब्लिकेशन वाला चीज तो छोड़ना नहीं होगा। अब उससे जो टाइम बचता है वही साहित्य पर देता हूँ। साहित्य और शिक्षण दोनों के बीच में आपकी मैडम क्या है, उनका मतलब रिएक्शन कितना सपोर्ट कर? जी जी जी, बहुत बढ़िया बात आपने पूछ लिया। दर्द निकल। सबसे बड़ी बात है कि जो फैक्ट है, मेरी पत्नी क ख ग तक नहीं पढ़ी है। अच्छा, साफ घरेलू पत्नी है। वही अरेंज मैरिज, अरेंज्ड मैरिज के हिसाब से माँ बाप जो जैसे देख करके अपना किए वैसा करना है। नहीं तो उपाय क्या? उपाय हिम्मत ही नहीं, हिम्मत नहीं थी कि हम लोग कोई रिवोल्ट करें। दूसरी बात कि अब जो अपने नहीं पढ़ा हो तो स्वाभाविक है कि वो आदमी उसका लिखने वाले का दर्द नहीं समझता है। लेकिन उससे भी मैंने प्रेरणा लिया है। अच्छा, प्रेरणा कैसे लिया? खैर मेरी पत्नी तो इतना ही नहीं समझती है कि ये कर रहे हैं तो क्या मेहनत है, जैसे कुछ बोल देना, मैं पूरा डीपली डूबा हुआ हूँ किसी चीज में, तो कोई डिमांड कर देना, कुछ कह देना, वहां से माइंड डाइवर्ट हो जाता है। गुस्सा तो होता है, कभी कभी बोल भी देता हूँ, हालांकि ज्यादातर रोक लेता हूँ। बहुत बार बोल देते हैं, बाद में जाके सॉरी बोलना पड़ता है। लेकिन प्रेरणा मुझे कहां से मैंने लिया? विलियम शेक्सपियर की पत्नी एनी हैथवे पढ़ी लिखी होकर भी शेक्सपियर को हमेशा डिस्टर्ब करती थी। मजा आता था। मजा आता था उनको। कई बार तो उन्होंने उनके लिखे हुए चीजों को फाड़ के फेंक दिया था। बाद में शेक्सपियर गुस्सा होकर भी अपने काम में लग जाते थे बेचारे। तो हम लोग तो शेक्सपियर से अपने की तुलना नहीं कर सकते, लेकिन उनके चरित्र से कुछ जरूर सीख सकते हैं। तो मैंने भी यही सोचा कि जब उतने बड़े बड़े लोगों के साथ भी ऐसा हुआ, मेरे साथ अगर होता है तो कौन सी बड़ी बात है। जरूर उसमें हम अपने चीज पर अडिग रहे, करते रहे, बोलते भी रहे, वो ये नहीं हो रहा है, वो बाकी है, इधर का काम बाकी है, उधर का काम बाकी है, सुन लेना पड़ता है, अपने काम में लगे। जी, आपके भी मित्र जी बता रहे थे उनकी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट थी, कोई प्रॉब्लम था, वो हॉस्पिटल के बेड पे वाइफ के पीठ पे कागज रख के पोएम लिख रहे हैं। जी जी जी, ऐसे ही थोड़े हम लोग को पागल कहते हैं लोग। जी, तो कोई कविता आप ध्यान देने है पागलपंथी से जुड़ा? हाँ, कविता तो वो नहीं है, शीर्षक जरूर याद है। बताइए। विलियम शेक्सपियर की ही कविता है जिसमें उन्होंने लिखा है द पोएट, द लुनैटिक एंड द लवर। मैंने ये 3 पागल ही होते हैं। उन्होंने साबित किया है। कैसे उन्होंने किया? कवि वो दिन भर अपने ही मूड में व्यस्त रहेगा, किसी का कुछ नहीं जानता है कि हो क्या रहा है, तो वो भी एक पागल है। लुनेटिक तो ऑटोमेटिक पागल ही शब्द का है कि वो पागल है, उसका सोच अलग है। और लवर को भी उन्होंने कहा कि पेड़ का छाल काट करके उस पर अपने लवर का नाम, बिलवेड का नाम लिख देगा, तो वो भी एक पागल है। से खून निकाल के लिख देगा चिट्ठी। तो पागल 3 होते हैं, कवि, पागल और वो प्रेमी। बात से लग रहा है 1 नंबर पागल कवि हो गया। कवि हो गया, एक में ही नाम दिए हैं कवि का। बहुत बढ़िया बात आपने कहा, बहुत बढ़िया कि 1 नंबर में ही वो उन्होंने कवि को चुना कि कवि सबसे बड़े पागल होते हैं, कि वो नहीं होने वाली चीज को भी ले आके साबित कर देते हैं कि ये होना चाहिए, ये होगा। ऐसी कविता जो आप अपने स्कूल के जमाने में रामधारी सिंह दिनकर का हो या किसी का हो, जो आज भी याद आता है तो अंदर से एक ऊर्जा आता हो, जज्बा एक जगता हो, कोई याद है? जी, उसमें एक भूषण की कविता मुझे याद है, जो उन्होंने इंद्र निज हेरत फिरत गज इंद्र अरु इंद्र को अनुज हेरे दुगध नदीशक को, उसी में उन्होंने एक वृत्यानुप्रास से बड़ा बढ़िया कविता। कैसे आपने कहा कि आपका कुछ चीज मुझे टच कर गया, वैसे ही उनका वो टच कर गया मुझको।
पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बर छीने है खलन के। बाप रे, हाँ। प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी, कली कासी कीलकी कलेऊ देती कालो को। सरल भाषा में बताया सर। इसका अर्थ ये हुआ कि लड़ाई हो रही है, शिवाजी लड़ाई में व्यस्त हैं और शिवाजी ने अपने दुश्मनों को ऐसे काटा है उनके हाथ और पैर को जैसे पक्षी का पंख काट दिया गया हो। पक्षी पर छीने ऐसे, पक्षी जैसे पर छीन जाए, पंख छीन जाए, वैसे ही पड़े हुए हैं कट कट करके। परे पर छीने वीर, अपना भी पर गंवा चुके हैं वो। पक्षी पर छीने वीर, तेरी बर छीने है खलन के। बरछी जो आपने चलाया वो तो वो छत्रसाल महाराज जी के लिए उन्होंने कहा, तो वो तो बहुत श्रेष्ठ लोगों का भी श्रेष्ठता को छीन लिया। इस तरह के उसी तरह से ये है प्रतिभट कटक, माने दुश्मन के सेना को। प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी, आपके तलवार ने उन्हें काट काट कर, शिवाजी की तलवार जो बहुत प्रशंसनीय है, काट काट करके बोटी बोटी कर दिया है। शिवाजी की तलवार मैंने देखी है, उठेगा नहीं हम मैं तो नहीं देख पाया हूँ, सुना ही हूँ केवल। बहुत लंबा। वाह, आपने देखा, इसके लिए तो मैं आपके नजर से शायद मैं भी अब देख लिया कुछ। वैसे उनका जो कवच था जी, हम लोगों से उठेगा नहीं। बताइए। अच्छा एक बात बताइए, आपके बुक में पढ़ा था मैंने, पेरेंट्स आर फर्स्ट टीचर, पेरेंट्स आर फर्स्ट टीचर एंड टीचर्स आर सेकंड पेरेंट। जी, जिस भाव में लिखा आपने, जी, आज के दिन में वो बात लागू होता है क्या? मैंने अब पूर्ण रूप से उसको नहीं लागू करके लोग आंशिक रूप से उसको लागू किए हैं, लेकिन उसको मैंने एक प्रतिबिंब के रूप में भी दिया है, प्रतिबिंबक के रूप में उसको मैंने रखा। प्रतिबिंबक कैसे कि एक उदाहरण देता हूं, जैसे कोई विद्यार्थी बहुत बढ़िया नंबर से पास किया हो या उसको कोई बहुत सफल व्यक्ति बन गया हो, कोई विद्यार्थी, उसके माँ बाप सबसे ज्यादा खुश होते हैं। सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को होती है तो माँ बाप को। बाकी जितने रिलेटिव हैं वो खुश होते हैं ऊपर से। मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ सर, हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं सुनाता हूँ। बाकी उसके मामा होंगे, काका होंगे, चाचा होंगे, फूफा होंगे, उनके दिमाग में ये होगा कि काश ये मेरा बेटा हो, इतना सफल हो गया होता। लेकिन दूसरा व्यक्ति वह शिक्षक होता है जो बहुत खुश होता है उनके बाद। कम से कम इतना तो वो कहेगा कि मेरा ही पढ़ाया हुआ विद्यार्थी है। अच्छा, इसका सेकंड पक्ष भी है। एजुकेशन जो होता है, हम लोग जो पढ़े हुए हैं उसके हिसाब से फॉर्मल इनफॉर्मल, तो फॉर्मल के गुरु शिक्षक होते हैं, इनफॉर्मल के गुरु शिक्षक नहीं होते हैं। औपचारिक शिक्षा में ही शिक्षक गुरु बनते हैं, लेकिन जो अनौपचारिक शिक्षा बच्चा ग्रहण करता है वह अपने पेरेंट्स से करता है। वो ठीक है, बट पहले आप एज ए पेरेंट, बीइंग अ टीचर, यू आर अ पेरेंट, देन एज ए पेरेंट आप उसको पनिश करते थे, माँ बाप पकड़ के लाते थे, मेरे बच्चे को आप पनिश करिए, जी, बहुत बढ़िया, उसको दंड दीजिए। और आज के दिन में आप उस बच्चे को डांटते हो तो माँ बाप आते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो कहीं ना कहीं गैप तो है, बहुत भारी गैप है सर। ये तो मेरे मुंह की बात आपने छीन के कह दिया। बहुत बढ़िया, शायद मैं भूल रहा था, इस बात को आपने इंगित कर दिया। ये कहना एकदम जरूरी था। और आज के गार्जियन को ये सोचना चाहिए कि कोई शिक्षक, अगर हम मान लेते हैं कानून कोई बन गया, कोई बात नहीं है, कानून बना दिया कि भाई शिक्षक को पीटना नहीं है, शिक्षक को दंड नहीं देना है, उसको नीचे दिखाने के लिए कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं कराना है जिससे बच्चे को ग्लानि महसूस हो। लेकिन एक जगह पर ये खड़ा होकर सोचना चाहिए कि कम से कम शिक्षक जो पीटता है या दंड देता है किसी तरह से, अब पीटना तो दूर की बात हो गई, अब तो शिक्षक पीटना ही छोड़, अब डांटना भी बंद नहीं, डांटता है या कोई छोटा सा भी दंड देता है, कान पकड़ा दिया, थोड़ा अप डाउन कर लो, अब उस पर भी बच्चे क्रोधित हो जाते हैं और माँ बाप भी कहते हैं कि ऐसा क्यों। तो उन्हें सोचना चाहिए कि हम लोग जब पढ़े थे, तो अब तो दोहा वो नहीं याद आ रहा है, लेकिन एक कबीरदास ने लिखा था कि जो कुम्हार, शायद हो सकता है कहीं आपको याद आए तो कहिएगा, कि कुम्हार जब बर्तन बनाता था पहले के जमाने में, अब तो वो सब बंद ही हो गए, तो नीचे हाथ देकर ऊपर से उसको पीट के सीधा करता था। संस्कृत दोहा तो हम सुने हैं, जी, आई एम वेरी मच फेलियर।
माटी कहे कुछ ऐसा था। हाँ, वो तो एक अलग है। माटी कहे कुम्हार से तुम क्यों रौंदो मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। और ये मैं कह रहा हूं कि नीचे दूसरा लाइन याद आ रहा है कि अंदर से वो हाथ दे नीचे ऊपर से थपाए, मतलब कि वो नीचे से हाथ दे के ऊपर से पीटता है कि टूट भी मत जाए। तो वही हाल होता है शिक्षा में भी। विद्यार्थी शेप भी लेता है, शेप भी सही हो, पकाता है कि वो सही जगह पर आ जाए, मजबूत हो जाए। वही काम शिक्षक का होता है। लेकिन अभी जो शिक्षक हैं, अभी शिक्षक बहुत मजबूर है सर। अच्छा एक बात बताइए, बहुत सारे लोग बोलते हैं, क्योंकि आप फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, पाठ्यक्रम कैसा है, ठीक है, संतुष्ट है नेपाल में, इंडिया में, दोनों में? जी, मैं दोनों के हिसाब से कुछ बनिस्पत हम लोगों के, हाँ, इंडिया का ठीक है। ठीक है, इंडिया का कुछ क्या बहुत ठीक है। नेपाल में 1 क्लास से लेके 9 क्लास तक के बच्चे फेल भी हो जाते हैं तो उनका प्रमोशन नहीं रुकता क्लास, जी जी, बताया जाता है जी। इससे क्या अच्छा इम्पैक्ट पड़ा? जी नहीं, एकदम खराब इफेक्ट पड़ा है। और हम लोग क्या होता है, जैसे सोचते हैं कि हम स्विट्जरलैंड के वासी हैं, सोचते हैं कि हम फिनलैंड के वासी हैं, मन में, नशा में, लेकिन धरातल पर हम कहाँ है ये नहीं सोचते हैं। शिक्षण पद्धति वहां का चाहिए, लेकिन हम अपने बच्चे का होमवर्क घर में चेक करते हैं कि नहीं, कि क्या बनाया क्या नहीं बनाया, ये नहीं, इससे मतलब नहीं है। वो सर के यहाँ भेज दिए, वो पढ़ के विद्वान हो जाएगा। तो आपका सोच है बड़ा, कर्म है छोटा, और उस हिसाब से आप समाज को अगर लेके जाना चाहते हैं। दूसरी बात कि हम लोगों के यहाँ जो करिकुलम बनता है, मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है कि यहाँ विदेशी फंडिंग से जो चीज डाल दिया जाए कि ऐसे तू पढ़ा, हम तुमको पैसा देंगे, वही करिकुलम में लिखा जाता है। एकदम सही। और ये बात कोई बोलना नहीं चाहता है कोई, लेकिन मैं टू द फ्रैंक आई विल से दिस, इट्स अ वेरी बैड थिंग सर, एंड इट मस्ट बी एराडिकेटेड फ्रॉम। हमें याद है, हम 8 कक्षा में थे तो हमको स्किल इनहांस के हिसाब से चॉइस दिया गया था, अदर यू गो फॉर फर्नीचर और एग्रीकल्चर और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। आज वो भी नहीं है, स्किल इनहांस का तो कोई पाठ्यक्रम में दिखता नहीं है, कुछ नहीं। तो बच्चे जो 10 क्लास कर लिए, 12 पहुंचते पहुंचते तो बोलते हैं जाएंगे कतार में मजदूर बन के, या कोई गल्फ कंट्री में जाएंगे या मलेशिया में जाएंगे, और उनमें से 5-7% का डेड बॉडी हम लोग देखते हैं और गाली देते हैं सिचुएशन को। लेकिन उसका तो शुरू में ही जो बीजारोपण हुआ था वहीं से शुरू हो गया था, उसका तो गलत जी, वहीं पे शुरू बिगाड़ दिए। हाँ, कोई बोल भी नहीं रहा। और एसएलसी के एग्जाम में हम देखते हैं पेरेंट चिट्स चोरवाने पहुंच रहे हैं, बोले बच्चा चिट नहीं छोड़ेगा तो पास कैसे होगा, पास नहीं होगा तो लोक सेवा में तैयारी कैसे करेगा। वैसे उसको इमोशनली वो लोग डिफाइन कर रहे हैं। जी, क्या है फ्यूचर, क्या देख रहे हैं? सबसे पहले तो जो करिकुलम की सर बात किए थे, उसमें एक बार तो मैं करिकुलम के जो इंग्लिश के डिपार्टमेंट हेड थे, अब नाम तो मैं भूल रहा हूँ, उनसे एक शिक्षक मुझके लेखक थे, तो मैं भी लेखक होने के नाते ऐसा सौभाग्य पाया कि उनसे मैं मिल पाया। तो मैंने उनसे पूछा कि बताइए कि हम तो 52 साल से यहाँ एसएलसी निकाल रहे हैं, 52 साल से आप लोगों ने कोर्स में डाला है ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर, और वह ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने लिखा है वो ट्रांसफॉर्मेशन होता ही नहीं है जो आपने डिफाइन किया है। डी ट्रांसफॉर्मेशन बोल दीजिए। मैंने कहा कि चैप्टर का आज भी है सर, आज भी विद्यार्थी को जब करिकुलम में पढ़ाया जाए तो लिखा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, इसका 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन में जो परिभाषा लोग दिए, ट्रांसफॉर्मेशन के 2 फॉर्म बताए गए, एक कन्वर्शन ऑफ सेंटेंस और एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। तो जब आप कन्वर्शन ऑफ सेंटेंस में जाएंगे तो आप किसी भी वाक्य को उसका सीधा नेगेटिव बना देंगे, वह खाता है तो वह नहीं खाता है। लेकिन यदि आप उसको कोई चीज वह ईमानदार है तो वह ईमानदार नहीं है, ये आप कन्वर्शन कर सकते हैं। लेकिन जब इसी का आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो आपको ये नहीं बनाना होगा। परिभाषा में साफ लिखा है, यू कैन नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, मीनिंग मस्ट बी द सेम। जैसे ही इज डिसऑनेस्ट होगा, इसका ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, नेगेटिव भी हुआ, और उसका ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट बनाया गया, तब ना अर्थ एक हुआ। वह ईमानदार है तो वह बेईमान नहीं है।
तब न एक अर्थ हुआ दोनों का, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, गाइड में आता है, जब टीचर जाते हैं कॉपी चेक करने तो वहां से करिकुलम से लिख के भेजता है ही इज नॉट ऑनेस्ट। ऊपर से लेके नीचे तक ही सुधारना है। अच्छा, हम लोग मोटा मोटी 2/3 हिस्सा पार कर चुके हैं गपशप का। ये बताइए, आज के स्टूडेंट, जैसे यूथ है हमारे सामने, आज के स्टूडेंट को बुलेट पॉइंट में बोले तुम ये करो बेटा, जिंदगी में सफल होना है, तो क्योंकि आप भी बड़ा संघर्ष किए हुए हैं, तो वो बताया जाए ताकि बच्चों को कुछ इंसाइट मिले आपके एक्सपीरियंस से। सबसे भारी बात है कि अब हम लोग तो अभी विद्यार्थी और गार्जियन पर बोल गए कि वो लोग कहीं गलत कर जाते हैं, लेकिन अब मैं इस विषय पर आता हूँ कि आत्मालोचना भी एक बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि हम शिक्षक हैं, हमने भी कुछ गलतियां हैं, हमें भी उसको सुधारना होगा। मैं हर शिक्षक से ये कहना चाहूंगा, आपके हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, हर शिक्षक से अनुरोध करना चाहूंगा, करबद्ध प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप जब क्लास में जाते हैं तो आपके नजर में केवल सबसे इंटेलिजेंट विद्यार्थी क्यों रहता है, सबसे नीचे वाला आपके दिमाग में क्यों नहीं है? शॉर्टकट चाहिए टीचर को भी। आप किसी विद्यार्थी को एक बार कहते हैं कि तू पढ़ने वाला नहीं है, तो उसका तो मनोबल गिर गया, वह व्यक्ति तो कभी जिंदगी में अच्छा नहीं करेगा। ठीक बात है। उसको इनकरेज कीजिए। ये मैं अपने मन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ, चूंकि मैं ट्रेनर भी कुछ दिन रहा हूं सर, इंग्लिश विषय का मैं ट्रेनर भी रहा हूं। अच्छी जी, कुछ दिन के लिए इंग्लिश टीचर ट्रेनर भी रहा था मैं, और मेरा बड़ा सौभाग्य था कि अपने से ज्यादा उम्र के अपने गुरुजी लोगों को भी मैंने ट्रेनिंग दिया, प्रणाम करके ट्रेनिंग देता था। वो लोग भी बैठते थे, गपशप बढ़िया से होता था। तो उस समय में हम लोग सीखे, ट्रेनिंग देने के पहले बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, तो हम लोग सीखे कि उसमें आप विद्यार्थी को इनकरेज कीजिए, उसको डिस्करेज मत कीजिए। एक सामान्य घटना मुझको याद है, उस समय मैं हिमालयन स्कूल में शिक्षक हुआ करता था पार्ट टाइम। वहां एक विद्यार्थी था, आज से 15-20 साल पहले की बात है। तो एक विद्यार्थी था, उसको उसके क्लास फेलो जितने थे सब साइंटिस्ट कह के, मैंने उसको साइंटिस्ट कहने का मतलब है कि उस पर एक व्यंग्यवान बरसाते थे, सरकाजम के रूप में कटाक्ष करते थे। बनेगा ये लोग तुमसे मुंह छुपा के भाग जाएंगे। भगवान कहा मेरी बात को सुन लिए। 10-12 साल के बाद वही लड़का, मैं यहाँ यातायात में अपना मोटरसाइकिल का वो कराने गया था, रिन्यूअल, तो वो मुझे मिलता है, चिल्ला करके बुलाता है, सर हम और हमारे साथ एक पहले और भी किताब लिखते थे, राजेश गुप्ता सर, हम लोग शुरू में एक साथ किताब लिखना शुरू किए, बाद में वो तो अब थक गए तो छोड़ दिया, अब अकेला मेरे ऊपर आ गया, मैं करता हूँ। तो वो हमारे वो गुरु समान है हमारे, वो भी थे साथ में। तो मेरे पास आया और आकर के पूछता है, प्रणाम किया, पैर छू के प्रणाम किया, कहा, मैंने पूछा कि अरे तुम अभी क्या कर रहे हो? सर मैं जूनियर साइंटिस्ट हूँ। मैं अपनी बात भूल गया था सर, लेकिन उसे याद था। एक बुलेट पॉइंट ये हुआ कि बच्चों को इनकरेज करना चाहिए, वैसे और पॉइंट अब एक ये हुआ कि बच्चों को इनकरेज कीजिए। दूसरा चीज क्या होता है कि ये कंप्यूटर जो बना है, ये हमारे दिमाग का ही प्रोडक्शन है। दिमाग में एक शॉर्ट मेमोरी होता है, एक हार्ड मेमोरी होता है, उसी के आधार पर फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क बना। शुरू में वही था। तो हम जब पढ़ाते हैं बच्चों को, तो एक बार पढ़ा दिए, उस समय बच्चे बहुत बढ़िया से समझ लेते हैं। कोई प्रश्न कीजिए, जैसे हम शिक्षक का भी ये क्या होता है कि पढ़ा दिए, उससे कुछ पूछ भी लिए, मैंने जैसे होता है ना, टीचिंग का एक मेथड होता है कि प्री क्वेश्चन रखिए, उसके बाद मोटिवेशन कीजिए, उसके बाद व्हाई क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद पोस्ट क्वेश्चन कीजिए, तब जाके आपका पढ़ाई मैंने संतुष्टि के हिसाब से, शिक्षण विधि के हिसाब से हुआ। तो वो हार्ड डिस्क में तब जाएगा वो जब उसके शॉर्ट मेमोरी से वो पास करेगा हार्ड मेमोरी में, तो वो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। भूल भी जाता है तो उसे सपना के जैसे याद आएगा कि ये मैंने शायद कहीं पढ़ा है। तो इस चीज को भी प्रोमोट करना टीचर का काम है। दूसरा कि बच्चे होमवर्क करना नहीं चाहते, और अभी का ये जो सोशल मीडिया है, इसने बनाने के जगह पर बच्चों को बिगाड़ दिया है ज्यादा।
हम लोग जो अनुभव किए हैं। अरे सभी लोग बोल रहे हैं जी, तो नेट भी नहीं छोड़ सकते हैं। नहीं छोड़ सकते। अब उसमें है सब चीज, लेकिन प्रयोग किसका कौन कर रहा है इस पर सब चीज निर्भर है। और अभी क्लास में जो टीचर पढ़ाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सोचते हैं कि ये तो हम नेट पर ही खोज लेंगे, इनका क्या सुनना है। लेकिन ये नहीं समझते कि नेट पर कुछ ऐसा चीज भी उपलब्ध है जो पूर्ण रूप से फेक है। या उसके साथ में जो लोग जो चीज आएगा वो अपने आप में एक वायरस है। वायरस है, बहुत सारा चीज जो है ऐसे मिसलीडिंग करने वाला आता है। क्योंकि नेट पर तो ऐसा भी चीज आता है, अब एआई तो है जो कि अपना रिसर्च कर देता है, लेकिन वो भी कहाँ से रिसर्च करता है? वो आप जो डाले होंगे जी, उसी में से खोज के वो निकाल के आपको एक आंसर दे खुद देता है। नहीं बनाएगा, खुद नहीं बनाएगा वो। और बच्चे क्या समझ जाते हैं कि ये जो ये कह दिया वो ब्रह्म रेखा यही ठीक है। अभी एलन मस्क का विवाद चल रहा है ना घटना से। जी, अच्छा, ये तो ठीक है, ऐसे विदेश जा रहे हैं 12वें पार, उनको नेपाल में रिटर्न करने के लिए कोई है आपके पास में ऐसा कि रुक जाए वो? जी, इसके लिए अपने देश के बच्चों को, जिसको हम लोग अभी पारिभाषिक रूप में ब्रेन ड्रेन कर रहे हैं, बच्चे से ज्यादा जो ज्यादा विद्वान निकल रहा है, निकल के भाग जा रहा है, कारण कि उसका स्कोप नहीं है अपने यहाँ। तो उसको रोकने का सबसे ज्यादा उपाय तो यही है कि हम अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाएं ताकि वहां निश्चित रूप से जो बच्चा वहां जा करके कमाई की दृष्टि से, पढ़ाई और कमाई दोनों दृष्टि से बच्चे जा रहे हैं, तो पढ़ाई की दृष्टि से जा रहे हैं, वो ये पाते हैं कि इस लेवल का हमारे यहाँ टीचिंग व्यवस्था नहीं है। यदि उसके 75% भी आप बना लेते हैं तो आपके यहाँ से लोग नहीं जाएंगे, कारण कि कोई नहीं चाहता है कि हम विदेश में जाके अपना सारा घर द्वार छोड़ दें, माँ बाप का प्रेम छोड़ दें, वहां कैसा माहौल मिलेगा, क्या होगा। बहुत सारी घटनाएं भी हो रही हैं। अभी बांग्लादेश में एक घटना सामने ही है, घर बिक जा रहा है पढ़ाई, घर बिक जा रहा है पढ़ाई में, इधर से पेरेंट्स बर्बाद, उधर से बच्चा बर्बाद, तो लोग नहीं जाएंगे। एक ये पढ़ाई के हिसाब से, और जो नौकरी के हिसाब से जा रहे हैं, नौकरी के हिसाब से भी अगर आप उनके बदले 50% हो तो 75 पढ़ाई की बात है, 50% या 25% भी आप अगर मेंटेन कर देते हैं वहां का सैलरी, तो आपका ब्रेन नहीं जाएगा वहां। जैसे उदाहरण के लिए अभी इंडिया में भी यही था, बहुत ज्यादा, बहुत भारी बीमारी थी भारत में। आज भारत के बहुत सारे लोग अब नहीं जा रहे हैं, उनको यही मिल रहा है बहुत सारी चीजें। एक कभी सुने हैं हम लोग, सुने क्या है उनका, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिन्होंने कहा था कि मैं भारत के ऊपर एक ऐसा गैस रख दूंगा कि उस पर एटम बम भी काम नहीं करेगा। भाभा इंस्टीट्यूट के नाम से चल रहा है। अब षड्यंत्र के तरह मारे गए वो, अब जैसे हुआ हो, हम लोग इस पर हम लोग शायद उस विवरण को नहीं रख सकते फिर कभी। जी, तो उसी भाभा को बचाने का प्रयास भारत सरकार ने उस समय नहीं किया। लेकिन आज एक जेट्रोफा से बनाएंगे पेट्रोलियम पदार्थ, एक लड़का अपना तरकीब दे दिया, आज वो भारत सरकार के संरक्षण में है। अच्छा, और इथेनॉल का जो सिस्टम उसने दिया है, उस इथेनॉल को प्रयोग करते हुए आज पेट्रोलियम के दाम वहां कम चल रहे हैं। हम लोग लास्ट में आ गए। आपके जिंदगी के मतलब आपके साथ संपर्क में आए व्यक्ति, आपके ऐसे कोई आदर्श पात्र जिनको याद करते हैं तो आपका सरदा से सर झुक जाता है कोई? वैसे एक नहीं, मेरे कई हैं, लेकिन कई में भी अब एक होता है कि एक प्रश्न जो आपने रख दिया कि अब एक तरफ माँ है, एक तरफ पिताजी हैं, तो माँ को चुनिएगा कि पिताजी को चुनिएगा? वो माँ पिताजी का लगभग सारे लोग बोलते हैं, बोले ये तो अनकंडीशनल है। वो नहीं, मैंने माँ पिताजी का उदाहरण दिया। जैसे गुरु लोग नहीं, कुछ ऐसे हैं जिनको मैंने एक माँ के रूप में रख दिया, पिता के रूप में, और उनमें से किसको चुनूं? चाहे एक चाचा हुए, काका हुए, मामा हुए, सब हो गए मैंने जी। तो उसमें सबसे ज्यादा मेरे को सबसे ज्यादा सुधारने वाले मेरे गुरु के रूप में मैं लेता हूं, जिन्होंने मुझे बहुत डांटा था। सब लोग इस तरह से नहीं लेना चाहेंगे नाम। सबसे ज्यादा शिक्षा मुझको किसने दिया? मेरे अपने चाचा ने, जो मुझे दुत्कार की शिक्षा दिए। अब आपको आश्चर्य होगा कि सब लोग तो उस आदमी को ज्यादा पूछते हैं जो आदमी प्रशंसा करता है।
उन्होंने मैं इंग्लिश खराब होने पर उन्होंने एक होम्योपैथ पाउडर मुझको पढ़ने के लिए दिया था, और वो इतने अच्छे इंग्लिश के विद्वान है कि उनके सामने मैं ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ नहीं सकता था, लेकिन मैंने पढ़ नहीं पाया। जैसे आपके सामने बैठ करके भी मैं बहुत सारी बातें नहीं कह पा रहा हूँ। रियलिटी है, मैं बहुत सारी बातें जो कहूँ वो शायद कहीं कहीं छूट जा रहे हैं, मैं अनुभव कर रहा हूँ अब क्या। तो उसी तरह से उनके सामने, तो ये तो मैं बहुत कुछ कह रहा हूँ, लेकिन उनके सामने मैं वो पढ़ नहीं पाया, तो मुझे उन्होंने धिक्कार दिया, तू इंग्लिश नहीं पढ़ता है। और सब चीज ट्रिगर पॉइंट बन गया, ट्रिगर पॉइंट बना गया। और उसी दिन से मैंने इंग्लिश को, मैं बीबीसी रेडियो सुनने लगा। उस समय टीचिंग, बीबीसी रेडियो पर टीचिंग एक कार्यक्रम आता था, मैं कुछ नहीं समझता था, रोज सुनता था। और एक दिन ऐसे आए कि मैं समझने लगा। ऑथर, you are teacher, you are trainer, even 5 languages, my God। अच्छा, अंतिम सिनेमा याद है, फिल्म कब देखे थे? अंतिम सिनेमा के रूप में अब फिल्म हॉल में जाकर, हॉल में जाकर तो हमको लगता है कि 15 साल से ज्यादा हो गए होंगे अब। हॉल में जाके फिल्म देखना 15 साल से ज्यादा हो गए होंगे। और अंतिम फिल्म कौन सा था ये भी मैं भूल रहा हूँ। कोई फिल्म याद आता है क्या? ये फिल्म तो बार बार देखना चाहिए। हाँ जी जी जी, जैसे मुगले आजम, लैला मजनू, ये सब होते थे। जी जी, बड़ा बढ़िया। लैला मजनू को याद करा दिए। उसमें प्रेम के आशिक लोग ज्यादा देखना पसंद करते हैं उसको, मैं भी हूँ। ऐसा नहीं है कि प्रेम से जो दूर है वो मानव ही नहीं है। हम आपका इशारा समझ रहे हैं। लेकिन उसमें ज्ञान की बातें भी मैंने एक पाई, एक ज्ञान की बात मैंने पाई। कहाँ? जहां पर वो एक इबादत करने के लिए मौलवी साहब बैठे हुए हैं, वहां से मजनू पास कर रहा है लैला को खोजते हुए, हाय लैला हाय लैला। वो इबादत कर रहे हैं, उनके सामने से गुजर जाता है, वो गुस्से में आ जाते हैं, कहते हैं तुमने ये खराब कर दिया, वो खराब कर दिया, ऐसे हो गया वैसे हो गया। वो कर के प्रार्थना करता है, मौलवी साहब माफ कीजिएगा, मैं लैला के प्यार में इतना हो चुका है कि हम लोग अपना समय याद कीजिए, खोज खोज के हम लोग लाइब्रेरी से किताब लाते थे, पढ़ते थे, तरह तरह के उपन्यास होते थे, तरह तरह के प्लेस होते थे। एक ही किताब 100 से जाता था। उसमें कहाँ चरम पर गया, स्टोरी कहाँ पर गिरा हुआ है, उपकथा कहाँ से आके जुट के वैसे कैसे कर रहा है, उसके भीतर सब चीज पर हम लोग ध्यान देते थे। फिल्म देखने जाते थे तो बहुत लोग केवल स्टोरी या गाना सुनने जाते हैं, हम लोग जाके फिल्मों में ये देखते थे कि कहाँ मिस्टेक किया है ये प्रोड्यूसर, कहाँ मिस्टेक किया है ये डायरेक्टर, यहाँ ऐसे होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, कहानीकार ने यहाँ पर कहानी को उल्टा घुमा दिया है, ऐसे घुमाता तो ज्यादा अच्छा होता। तो कहीं ना कहीं ये हमारी भीतर की सृजनात्मकता जो थी वह वहां उभर के आती थी। और उसके पीछे कारण क्या होता था कि हम लोग किताब पढ़ते थे। कुछ बताइए, पढ़े नहीं पढ़े, ठीक है पूरा। अब हम लोग अपना धर्म जो पूरा करने की बात है, तो मैं सबसे ज्यादा रिकमेंड करता हूं कि अंग्रेजी के जो विद्यार्थी हैं वो विलियम शेक्सपियर की किताब को जरूर पढ़ें, जो उन्होंने 36 ड्रामा लिख दिया। और हिंदी के जो पाठक हैं, जो मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ, तो मेरे सबसे प्रिय प्रेमचंद जी हैं, मुंशी प्रेमचंद। तो पाठ्यक्रम में ही आ गए इंडिया जी। और कविताओं से बहुत सारा ज्ञान मिलता है। ठीक है। कविताएं, खासतौर से कविताओं में जो छंद की कविताएं हो जाती हैं, उसमें कुछ शब्द भारी आ जाते हैं, क्योंकि वो कवि का भी एक प्रॉब्लम होता है वहां। अब कवि के लिए मान लीजिए 3 मात्रा का शब्द लाना है, तो सेना शब्द मैंने अभी पढ़ा, उसी को मैं बता देता हूँ कि सेना नहीं लिख करके मैंने चमू देखन विचार मैंने लिखा छंदबद्ध में। अब मुझे वहां 3 ही मात्रा चाहिए, सेना में 4 मात्रा आके खड़ा हो जा रहा है। अगर मैं सेना शब्द डाल देता हूँ तो वहां मात्रा भंग हो जाता है, तो उसके लिए तो कठिन शब्द लाना होगा। अब रथ के बदले मैंने चक्रपात रख दिया, तो रथ तो जल्दी लोग समझ जाएंगे, लेकिन चक्रपात तो समझने वाले कम हैं। लेकिन अब वो कवि के साथ क्या समस्या है ये नहीं समझ पाते हैं। तो वो कब समझेंगे? जब स्वयं उसमें जब पढ़ेंगे तो समझ में आता है कि वो कवि के साथ क्या समस्याएं होती हैं। हाँ, कुछ कवि होते हैं
जो बड़े शब्दों का आडंबर भी बनाते हैं। एक आदमी तो मुझे भी कह दिया कि आप भी शब्दों का आडंबर बनाते हैं, बड़े विद्वान आदमी है वो भी। मैं उसमें थोड़ा सा कंट्रोल करना शुरू किया हूँ, क्योंकि कोई कुछ कह दे। लेखनाथ पौडेल नेपाली लेखक हैं, उनकी कविताओं को पढ़ने के बाद शब्दों का अर्थ खोजना बड़ा मुश्किल लगता है। अच्छा जी, लेखनाथ पौडेल के शब्दों में तत्सम शब्द ऐसे ऐसे आएंगे जिन शब्दों को खोजना बड़ा मुश्किल पड़ता है। वहीं लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा हैं, उनकी कविताओं में आंचलिक शब्दों का प्रयोग ज्यादा पाया जाता है। भले ही हम लोगों के लिए वो शब्द दुष्कर लग रहा हो, लेकिन वो लोकल जो जहां के लिए लिखे हैं वहां उन लोगों के लिए बहुत सरल चीज है। अच्छा, अब हम लोग एक लास्ट में आते हैं, एकदम अंतिम। आप इस पॉडकास्ट के मार्फत आज के समाज को 2 लाइन में कोई संदेश देना चाहे तो क्या देंगे? जी, 2 लाइन में संदेश देने के लिए मैं ये कहूंगा कि जितना हम लोग अभी बात किए उसको समअप करने के लिए कि एक तो विद्यार्थी को पढ़ने के लिए उत्साहित कीजिए, अपने विद्यार्थी को पढ़ने के लिए उत्साहित कीजिए। समय समय से अच्छे लोगों के संगति में भेजने का प्रयास कीजिए। बड़ा अच्छा बात। अच्छे लोगों की संगति में जाने के बाद वह बुरी बातें नहीं सीखेगा। तीसरी बात कि आप जो बेटी पर जितना ध्यान देते हैं कि बेटी कहाँ गई, कब आई, उससे ज्यादा आप बेटा पर अब ध्यान दीजिए। युग बदल चुका है, समय वैसा है। आज आपका बेटा बिगड़ रहा है, आज आपकी बेटी नहीं बिगड़ रही है। मैं ये प्रार्थना करूंगा हर एक लोगों से कि आप अब अपने बेटा के बारे में रोज, हर दिन, हर घंटा, हर मिनट जानकारी लीजिए। अभी वो कहाँ गया, किस जगह पर है, क्या कर रहा है। नहीं तो समाज अब धरातल से बाहर जा रहा है। क्या बात। लास्ट में आपका ही हम उधार लेके जोड़ देते हैं, कुछ ऐसा काम कीजिए बेटा आपको आदर्श मानिए। जी जी, बहुत बढ़िया। जब जो आपने इसमें तो अब पंख लगा दिए, बहुत बढ़िया। खुद का कर्म खराब है तो बच्चा कैसे अच्छा बने। जी, चलिए, आज बहुत बहुत धन्यवाद, समय दिए, और बहुत जल्दी आपका नया कृति आए। जो आपने गीता काव्यात्मक ढंग से लिखा, महाकाव्य, वही बाजार में आवे। उसका भी हम लोग किसी दिन बैठ के चर्चा परिचर्चा करेंगे, और 2-4 और विद्वान के साथ में समूहगत रूप में भी उसमें भी हम लोग चीरफाड़ बोले, शल्य क्रिया कहें, स्कैनिंग कहें, जो भी वो भी करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्ते।